दरगाह में हाल ही में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल मचा रखी है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर ली है और अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे की दरक्षा अंद्रावी ने भी कड़ी निंदा की और एनसी पर हमला बोला। वहीं आज अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने अशोक स्तंभ के अपमान पर कहा है कि इस मामले में कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्हें दरगाह में अशोक स्तंभ लगाया। महबूबा मुफ्ती उस घटना को जायज ठहरा रही हैं जिसमें दरगाह के अंदर शीलापट पर छपे अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया। उन्होंने सीएम उमर से वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग की है और वक्फ के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने मामले में महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हुए वक्फ पर ही सवाल खड़े कर दिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की जरूरत ही क्या थी? अगर काम किया है तो प्रतीक चिन्ह क्यों लगाया गया? अब सीएम उमर और पीडीपी अध्यक्ष के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी जलन की वजह से ऐसी बातें सामने आती है। जहां तक रही महबूबा मुफ्ती की बात, मैं उनको सीरियस ही नहीं लेती। बोर्ड जहां है, जैसा है वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। इस बोर्ड उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। देखिए, जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर उन्होंने दरक्षा अंद्रावी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी।
तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? क्योंकि आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब हैं, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं। यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं, ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बात की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। दरगाह हजरतबल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है। जिस तरह से हमने देखा आज के पुरअमन तौर पर जो मीलाद की जो तकरीबात थी वो इख्तिताम पजीर हुई और लोगों की खासी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की, तो किस तरह का माहौल आज रहा? क्योंकि जो कल शाम इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद किस तरह के हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे तो कंट्रोलर कल रात से यहाँ पर, आपको पता है कि कल रात शबखानी यहाँ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब थी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की। पुरअमन तरीके से रात भर दरूद खानी, औलाद खानी, मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकरीब हुई, यहाँ पर वाज खानी हुई और पुरअमन तरीके से नमाज फजर भी लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की है। बड़े लोग थे इतने, और फिर उनको ज़ियारत कराई गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक की और बड़े आसान तरीके से। और आज आपने खुद भी देखा है, हमने अच्छे से वक्फ बोर्ड इंतजाम किए थे ज़ायरीन की सहूलियत के लिए। आपने खुद भी देखा फर्श का इंतज़ाम, टेंट का इंतज़ाम। चूँकि आज हम टेंट इसलिए कम लगाते हैं, गर्मी है, लेकिन टेंट इस वजह से कम लगाते हैं कि वहाँ पर जो मोई मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार वो ऊपर से कराई जाती है ताकि किसी को मतलब दिक्कत न पेश ना आए। इसलिए हम आज टेंट मतलब कम लगाते हैं। टेंट की मतलब काफ़ी कम तादाद इसलिए की गई है। बाकी यहाँ आपने देखा पुरअमन तरीके से नमाज ज़ोहर अदा की गई है। इंशाअल्लाह फरमा हमें उम्मीद है कि लोग जोग दर जोर आएंगे और यहाँ पर किसी किस्म का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक सहूलियत बहाम रखी है। इसके अलावा मैं मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स आपने बड़ी तादाद में देखी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छी तरीके से लोग आए गए और बैठे और ज़ियारत की, नमाज अदा की बड़ी आसान तरीके से। तो कल जो वाक़या पेश आया तो ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की अब कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपकी, जो यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे आइंदा दिनों में, उनके लिए क्या अपील? नहीं, उनको मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए थे। क्या हुआ वो एक मतलब इंसिडेंट जो हुआ था वो मतलब उसका मतलब अब आज दिन आपने देखा है कि वो लोगों के जहन में ही नहीं है। मैं उन लोगों से इस्तदा करता हूँ कि वो जोग दर जोर आए, या कल भी ज़ियारत है इंशाल्लाह 5 वक्त, लेकिन अगली जुमा उस रोज़ भी आए। यहाँ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकद्दुस बहाल रखे और बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आपने खुद भी देखा है अच्छे तरीके से लोग आए, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीदार करने के लिए आते हैं, वो कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामा करने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। शुक्रिया साहब। तो बिल्कुल ये थे दरगाह हजरतबल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब। तो इनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से आज जो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात थी तो वो अंजाम यहाँ पे दी गई और किसी तरह की जो है इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो यहाँ पे पैदा नहीं हुई, और ख़ास तौर पर पुरअमन जो लोग हैं उन्होंने पुरअमन तरीके से जो है मोए मुक़द्दस के भी दीदार किए। न्यूज़ 18 के लिए दरगाह शरीफ हजरतबल से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़ने का है और इस मामले में रक्षा अंद्राबी ने एनसी के जो नेता है उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि वो एनसी के गुंडे हैं, उन्होंने इस अशोक चिन्ह को तोड़ा है, जिसके बाद से उन्होंने कहा है कि दरगाह में ताउम्र उनको एंट्री ना दी जाए। और उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही दिक्कत है अशोक चिन्ह से तो फिर आपके जेब में जो नोट होते हैं उन्हें भी लेकर मत घुसिए दरगाह के अंदर।
तो सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा एनसी पर और उमर अब्दुल्ला पर भी वो कमेंट करते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि जो उनका समर्थन है इस मामले में वो गलत है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उनका इस मामले पर कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी तरफ से काम किया गया था तो आपको बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर बोर्ड लगाने की, क्योंकि मजहबी दायरे में उनकी तरफ से मानना है कि ऐसे अशोक चिन्ह नहीं लगते, सिर्फ सरकारी फंक्शंस में आप राष्ट्रीय चिन्हों का या राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मजहबी दायरे में मत घुसाइए। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक मूड देने की कोशिश की जा रही है इस मामले को। लेकिन देखिए, अशोक चिन्ह लगा भी दिया था तो क्या हो गया था? ये रास्ता जो अपनाया गया, अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही थी तो एक हिसाब से उसे उठाया जाता ना, रेज की जाती कंप्लेंट। ये घुस के और इस तरीके से इस श्रेणी में वहां पर हिंसा करने से क्या मिल गया है? और अब महबूबा मुफ्ती भी इसका समर्थन कर रही हैं। इंजीनियर रशीद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें वोट डालने की अनुमति दे दी है। 9 सितंबर को वो वोट डाल सकेंगे। इंजीनियर रशीद की यहां पर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआईपी ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस वक्त इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल कल ही खबर आई थी कि कुछ किन्नर कैदी उन पर हमला कर रहे हैं, उनको जान से मारने की उन्हें कोशिश हो रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो वोट डाल सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंजीनियर रशीद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि वो हवाला के पैसे को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने का उन पर आरोप है। और ऐसे में एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें उनकी तरफ से भी वोट डाल दिया जाएगा। वोट डालने की अनुमति इस पर है इंजीनियर रशीद को। और इसी खबर पर एआईपी ने पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। 9 सितंबर को वोट डालने हैं। उपराष्ट्रपति की जो कुर्सी खाली हुई थी, बीच में ही जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद से नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने, उसमें ही मंजूरी मिलना इंजीनियर रशीद को कि वो वोट डाल सकते हैं, अपने आप में अहम है। बहुत बड़ी खबर है और इस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है। तो आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं 9 सितंबर को, उसमें वो वोट डालने बाहर आएंगे और उनकी तरफ से वोट दिया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुमति दे दी है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। शंकर, कैसे देखते हैं इस खबर को? अभी पीछे खबर सामने आई थी कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, लेकिन वोट डालने की अनुमति तो अभी भी मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत अहम है। इंजीनियर रशीद अभी वोट डाल पाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, वोटिंग का एक मसला है। दूसरी तरफ देखा जाए कि लोकसभा सांसद रशीद इंजीनियर से जुड़ा एक मामला और भी एक चर्चा का केंद्र बना है। वो बना है तिहाड़ जेल में जिस तरह से ट्रांसजेंडर कैदियों के द्वारा वो हमला करने की एक जानकारी निकल के बाहर आई थी। एक तरफ ये भी मामला बहुत चर्चा का केंद्र बना और जिस तरह से इस मामले पर रशीद इंजीनियर जो है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जब वो जेल नंबर 3 में कैद थे तो उस वक्त में उन पर कुछ ट्रांसजेंडर कैदियों ने कहा सुनी हुई है, उसके साथ मारपीट किया गया। हालांकि इस मामले में अब तक औपचारिक तौर पे जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा नहीं मिली है, लेकिन जेल नंबर 3 में जिस तरह से रशीद को हल्की सी मामूली चोट आई है और इनके बारे में उस तमाम शिकायतें आगे की गई है, तो इस मामले में जेल सूत्र ने इस मामले पे सुनियोजित साजिश बताने वाली खबरों को फिलहाल हालांकि खारिज कर दिया गया है। और इस महज कहा सुनी की इस मामले में बताया गया है कि सिंपल सा कहा सुनी हुई है और उस मामूली झड़प जो है वो हुई है, जिसके बाद ये मामला चर्चा का केंद्र बना है। और जिस तरह से रशीद की जो पार्टी है, अवामी एहतियात पार्टी है, इस मामले में इस पूरे हमले को एक बड़ा साजिश भी करार दिया जा रहा था। और कल जिस तरह से इस मामले में एक औपचारिक तौर पर एक प्रेस वार्ता भी किया गया, इस मामले की तमाम जानकारियों को साझा किया गया, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, रशीद इंजीनियर जो तकरीबन कई साल से जेल में कैद हैं और साल 2019 में जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर आतंकवादी फंडिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे तफ्तीश की जा रही है। जी शंकर, आप ये भी बताइए, देखिए एक सरकार की तरफ से कहा गया था कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, लेकिन वोट डाले जा सकते हैं। इस
प्रकरण में कैसे देखते हैं आप इस खबर को, क्योंकि उन्हें तो अनुमति दे दी है ना वोट डालने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। हेलो जी, हमारा संपर्क शंकर आनंद से टूट गया है, तो आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने अनुमति फिलहाल दे दी है और 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं उसमें इंजीनियर रशीद की तरफ से वोट डालने की उनको अनुमति मिल गई है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख हैं इंजीनियर रशीद, उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है। जो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट उनकी तरफ से डाल दिया जाएगा और उस वक्त बाहर वो आएंगे और कितनी सिक्योरिटी उनके साथ होने वाली है वो भी देखना होगा, और उस वक्त उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, किससे बात की जाएगी, कि क्या हमला था जो अभी खबर सामने आई थी कि किन्नर कैदी उन पर हमला कर रहे हैं, उसके बारे में भी क्या वो बात करते हैं या नहीं। तो हजरत बल दरगाह का जो मामला था, जो विवाद था, उस पर एक बार फिर से लौटते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक चिन्ह तोड़ने का मामला है, वो पूरी राजनीति गर्मा दी इस मामले ने, और ये अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल मची हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान फिलहाल आपको ये अपडेट बता रहे हैं कि कर ली है और अब कार्रवाई भी की जाएगी। और आपको बता दें कि बीएनएस के तहत 124 की जो धारा है उसके तहत 3 साल की सजा उनको होगी और जुर्माना भी उनको भरना होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन आरएस पठानिया भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। जी, सबसे पहले सबको नमस्कार और सबको आदाब और सबको ईद मिलाद की मेरी ओर से जम्मू कश्मीर निवासियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। ये एक अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन दी टी कप बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक विषय है कि धार्मिक संस्थानों पे नेम प्लेट को लगाना या नहीं लगाना, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है, पर मैं पूछना चाहूंगा, जी। आपने इतना बड़ा जिसपे एक तमाशा खड़ा कर दिया, मुझे छोटी सी बात का जवाब दें। आप कहां से जस्टिफाई करेंगे कि भारत सरकार का जो एक राष्ट्रीय एम्बलम, राष्ट्रीय एक स्तंभ, और यह स्तंभ सिर्फ 1947 या आजाद भारत का स्तंभ नहीं है, ये कई दशकों से भारत की परंपरा, भारत का गौरवमय इतिहास, भारत का प्लूरलिज्म और भारत का उस वक्त का एक, जिसे कहते हैं कि जैसे सम्राट अशोक ने एक पीस, शांति का दूत अगर भारत रहा, तो मुझे लगता है अपने आप में ये स्तंभ शोकेस करता है भारत के इस कैरेक्टरिस्टिक को, एक यूनिक फीचर को। आप उसको तार तार करके आप कहाँ इसे छोटा सा एक बहाना लेके आप एक शो क्रिएट करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें राजनीति से हम कम से कम परे रखें। ठीक है, धार्मिक संस्थान पे प्लेट लगाना नहीं लगाना वो एक अलग आर्गुमेंट है, और उस आर्गुमेंट पे सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप में एक मॉरिटोरियम, एक डिस्कशन में आ सकती है। पर मुझे बताइए, हाउ कुड यू जस्टिफाई, क्या वो स्तंभ पूजा वाले स्थान पे रखा गया था, क्या इबादत वाले स्थान पे रखा गया था क्या? भैया, अगर आपको पसंद नहीं था, बात करते, सरकार उस पर चर्चा करती, फिर कौन सी बात थी उसमें, वो रिमूव भी किया जा सकता था। लेकिन आपने पब्लिकली एक तमाशा करके भारत सरकार का स्तंभ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के, दूसरी बात है कि वो बिल्डिंग एक धार्मिक संस्थान का एक पार्ट है, लेकिन एक बिल्डिंग की दीवार पे लगा उस स्तंभ को तोड़ के आपने एक वायरल, एक रील बना के पूरी दुनिया में वायरल किया है। मैं इसकी कॉन्डेमनेशन करता हूं, लेकिन इस सब के साथ साथ है, मैं फिर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को, ये कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म के माहौल से आप कम से कम उभरें। भारत में है तो भारतीयता, राष्ट्रवाद से कम से कम, और भारत में आपको भी ये समझना होगा, यू आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आपको हुर्रियत का या किसी जेकेएलएफ या हिजबुल मुजाहिदीन का आपको पॉलिटिकल विंग नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टीज है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आरएस पठानिया जी, जाहिर तौर पर किसी भी मुद्दे पर विवाद हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर बहस की जा सकती है, लेकिन जो चीज राष्ट्रीयता से जुड़ी है उस पर क्या सवाल उठाना सही है? देखें, मैंने आपको कहा, मैंने खुद ही यहाँ पे आर्गुमेंट को टच कर लिया कि धार्मिक संस्थान पे प्लेट लगाना नहीं लगाना, ये एक इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। मैं ना इसके हक में बोलूंगा ना इसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन मुझे बताइए, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय सिंबल तो है ही है,
जी लेकिन भारत का राष्ट्रीय सिंबल नहीं कई 100 वर्ष से जी एक भारत का, भारतीयता का और भारत का जो यूनिक फीचर है, बल्कि द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत एक जी विचार जिसका रिप्रेजेंटेटिव, आपको उसको पब्लिकली तार तार करना, बिल्कुल। ये तो किसी भी एंगल से, किसी भी तुक से, किसी भी जस्टिफिकेशन से कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आप आर्गुमेंट करें, आप इस आर्गुमेंट करें, जाहिर देख तौर लेना, पर नहीं लेना। यहाँ पर अगर उन्हें दिक्कत थी तो एक एक्शन लेना चाहिए था, हिंसा वहां पर नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हजरत बल दरगाह पर ये जो विवाद हुआ है, इसने एक सियासी तूल को जन्म दे दिया है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई है और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इस तबाही से प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं खतरे की जद में आए लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में भी जुटा हुआ है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को कुल्लू, मनाली और मंडी के बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया था। वहीं आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां का हाल जाना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ऑफिशियल ये कहा गया है कि वो भी बाढ़ प्रभावित जो राज्य हैं उनका दौरा करेंगे और आर्थिक रूप से उनको भी मदद पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। केंद्र सरकार बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रकृति का जो रुद्र रूप हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं वो उसने आम जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सीएम उमर ने फिलहाल अनंतनाग का दौरा किया, वहां प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। हमारे संवाददाता जहूर रिजवी कुलगांव से हमारे साथ मौजूद है। जहूर, आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि वो बाढ़ प्रभावित जो भी राज्य उनका दौरा करेंगे, तो अब फिलहाल और क्या नई अपडेट है? कितने लोग अभी भी प्रभावित हैं इस आपदा में? देखिए, काफ़ी लोग इस आपदा में पीड़ित हैं। अगर हम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम की बात करें तो यहाँ से अभी आज सुबह जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक रिव्यू लिया, यहाँ अनंतनाग में भी और बाद में कुलगाम भी वो गए, काफ़ी इलाकों में वो घूमे, जायज़ा लिया। उनके हमरा काबीना के वज़रा थे, अफसरान थे, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी तबाही मची है अनंतनाग और कुलगाम में, क्योंकि लो लाइन जितनी भी एरियाज़ हैं जहाँ से जहलिम का गुजर होता है, लिदर का गुजर होता है या वैशो का गुजर होता है, जितने भी नदी नाले आसपास की बस्तियाँ वो तबाह हो गई हैं, दरारें पड़ गई हैं, बंद तबाह है, सड़कें तबाह है, पुल तबाह है। तो इट नीड्स काफ़ी पैकेज, बड़ा पैकेज की ज़रूरत है। जैसा कि अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फ्लड सिचुएशन को खुद असेस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद वो दौरा करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, डेवलपमेंट है और इसके मज़बूत नताइज निकलेंगे, क्योंकि जो ही वो खुद मुआयना करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसे में अगर हम आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी दोनों अजला का जायज़ा लिया, यहाँ पे रिव्यू लिए डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, उसके साथ साथ ऑफिसर्स जितने भी मौजूद थे उनके साथ उन्होंने रिव्यू लिया। तो काफ़ी प्रभावित हैं ये दोनों इलाके और यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर को जितने भी एमएलएज आज उन्हें मिले, उन्हें उनको कहा कि काफ़ी बड़ा पैकेज जो है वो चाहिए। जहूर रिजवी, आप बने रहिए। रणबीर सिंह भी हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं। रणबीर, फिलहाल हिमाचल में क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो कह दिया कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जाहिर है इसमें उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, जम्मू भी आता है। कितनी आर्थिक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि पैकेज मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? रणबीर सिंह का संपर्क हमारे साथ नहीं बन पा रहा है, मौसम की मार है और नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से आ रहे हैं। जहूर, आप ये भी बताइए, अनंतनाग में तो आप फिलहाल हैं ही, देखिए खबर ये भी सामने आती है जो ये हजरत बल दरगाह के मामले में है, और इस वक्त में जब ये पूरा जम्मू कश्मीर तबाही की मार झेल रहा है, ऐसे में इस तरह की विवाद भी सामने आना वो कितना सही मानते हैं आप? देखिए, अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो इस मौके पे इस तरह की का इंसिडेंट सामने आना
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि आज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकरीब थी, तो ऐसे में आज रात भर शब ख्वानी भी थी, और ऐसे में ये मामला जिस तरह से सामने आया तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी हर्ट हो गए हैं और काफ़ी अभी विवाद चल रहा है इस बारे में, और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। अभी कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। उससे पहले कल हमने जिस तरह से देखा कि डॉक्टर दरख्शान इंदिरा भी जो वाइस चेयरपर्सन है, उन्होंने भी प्रेस से जो है वो बातचीत की, इस हवाले से मुफस्सल उन्होंने रिपोर्ट पेश की। तो कहीं ना कहीं विवाद में जो ये इशू चल रहा है अभी, और ये पोलिटिसाइज हो रहा है, और सेंटिमेंट्स चूंकि अटैच्ड है लोगों के, और ये कश्मीर वैली जो है ये सूफीज्म का गहवारा जाहिर है। तौर पर देखिए धार्मिक आस्था को भंग दरगाहों करने पे की जाते चीजें हैं। चलती रहती हैं, सिचुएशन कुछ और बनी हुई है, मौसम की मार झेल रहे हैं, ऐसे में ये सब चीजें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सामने आना है। फिलहाल रणवीर सिंह हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता हमारे मौजूद है। रणवीर, हिमाचल में क्या मौसम है, क्या आज भी बारिश हो रही है वहां पर? जी हाँ, देखिए तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का मौसम बना हुआ है, धुंध किस तरह से छाई हुई है, और जिस तरह से सामने आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर राजधानी शिमला में विकास नगर के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये ऐसी तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों से लगातार निकल कर आ रही है। हिमाचल में नुकसान की बात करें तो 20 जून से अब तक का जो आंकड़ा है प्रिया, 360 लोगों की मौत यहाँ हिमाचल में हुई है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 5,600 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल को 3,900 करोड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है। बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान यहाँ पर हुआ है। और मुख्यमंत्री पिछले कल कुल्लू गए थे, आज उनका हमीरपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम जिस तरह से बना हुआ है वो उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, क्योंकि हमीरपुर ज़िला भी बहुत ज़्यादा आपदा से प्रभावित है, और यहाँ पर स्थिति जो है लगातार अभी जो है सुधरने के बजाय कुछ चंबा में स्थानों क्या पर हालात है? वहां लगातार पर भी तो बिगड़ रही चिनूक है। हेलीकॉप्टर हालांकि के जरिए लोगों को मणिमहेश यात्रा से वापस लाया जा रहा था, वहां पर क्या अपडेट है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं मौसम में फिलहाल अभी फिर से बारिश होने के हालात है, धुंध है पूरी तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आपको बता दें कि जो राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, और जो राजस्व मंत्री लगातार जो है 8 दिनों तक वहाँ पर डटे रहे, राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तरह से अब वहाँ पर जितने भी यात्री थे उन्हें मणिमहेश से सुरक्षित निकाल दिया गया है। केवल अब वहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं, कुछ मशीनरी है, कुछ दुकानदार हैं, और जो जिन लोगों ने लंगर लगाया हुआ था वही लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास सामान भी काफ़ी सारा है। तो ऐसे में वो जो है सड़क मार्ग से ही उन्हें वापस लाया जाएगा। लेकिन अंतिम दिन जो 4 उड़ानें वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए हुई है, उसमें 64 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था, और अब पूरी तरह से वहां पर जो यात्री हैं उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया है। जगत सिंह नेगी यहाँ पर शिमला पहुंचे, 8 दिनों के बाद भरमौर में ही वो डटे हुए थे। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जिस तरह से यात्रा की शुरुआत में जब आपदा आई थी तो अफवाह फैलाई गई कि हजारों श्रद्धालु वहां पर मारे गए हैं, इस पर जो है उन्होंने खंडन किया है, और ये आधिकारिक आंकड़ा उनकी तरफ से दिया गया है कि अभी तक 17 लोगों की मौत यात्रा के दौरान हुई है, और उसमें भी अधिकतर मौतों की वजह जो है आपकी जो हाइट की सिकनेस है वो बताया गया है। तो यहाँ पर हिमाचल में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि कल से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ऐसे में राहत और बचाव का जो कार्य है और जो पुनर्वास का कार्य है वो अब तेज गति पकड़ेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आसमान से ये जो राहत है वो कब मिलती है। अभी भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है आगामी 2-3 घंटों में जो है यहाँ राजधानी शिमला के साथ साथ पूरा शिमला जिला अगर हम ले लें, सिरमौर और सोलन में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चंबा की बात करें, मंडी की बात करें और कुल्लू की बात करें। आप बने रहिए, जहूर के पास एक बार फिर से लौटते। जहूर, फिलहाल अनंतनाग पूरे जम्मू में क्या हालात है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एरियल सर्वे कर रहे हैं कुछ नेता वहां पर, और कुछ लोग राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है।
रही है। अगर मौसम बिगड़ता है तो कुछ लोग तो वैसे हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ भूख के मारे ऐसा कर देंगे, क्योंकि अफरा तफरी तो चारों तरफ मची हुई है। देखिए, वाकई तौर पे अभी राहत सामग्री का काम जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में सिर्फ लो लाइन एरियाज जो है काफ़ी इफेक्ट हो गए हैं। हालांकि ऊपरी इलाकों में भी काफ़ी जो है बाढ़ प्रभावित हो गए हैं वो इलाके भी, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि कुछ ऐसे जो है वो काम हो रहे हैं, राहत सामग्री का काम शुरू हो गया है, तो यकीनी तौर पे लोग इसका वेलकम कर रहे हैं। तो